ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। वीरोर में रहेंगे आपके साथ आज शो में और बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की, प्राइस एक्शन जिस तरीके से रहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव क्या रहे, उन सब पर होगी बातचीत। लेकिन क्लियरली वीरू, गुड आफ्टरनून। एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में अब पैसा जो है वो बेचकर बन रहा है। मतलब आप देखें आज भी फ्राइडे को भी यही हुआ था, सुबह एक रिकवरी आई, उसमें सेलिंग आई। आज भी सुबह, आज भी ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है निफ्टी का अब तक। हालांकि आज एक चीज़ मैं कहूँगा जो फ्राइडे से फ़र्क है कि आज दिक्कत सिर्फ निफ्टी में, मतलब इन अ सेंस कि अगर आप देखें मिड कैप का प्राइस एक्शन, स्मॉल कैप का प्राइस एक्शन, आज की मार्केट ब्रेथ एक्चुअली ख़राब नहीं है। मिड कैप तो ग्रीन में है, स्मॉल कैप अच्छे खासा ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी कोई ख़राब नहीं है कि जो ऐसा लगे कि कोई मार्केट कोलैप्स कर रहा है। और अगर निफ्टी पे भी आप देखेंगे तो 3-4 शेयरों की दिक्कत है मेनली वीरू, रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC बैंक। एक बार जरा एक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाता हूँ आपको, उसमें दिखाई देगा आपको ये चीज़ क्लियरली विजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स कर रहा, बस दिक्कत क्या है कि ऐसे दिन ऑलमोस्ट रोज़ आ रहे हैं। अब रोज़ कोई ना कोई निफ्टी को खींच रहा है बेसिकली नीचे, और इस वजह से मार्केट गिरा। आज देखिए रिलायंस 25 पॉइंट, इन्फोसिस 20 पॉइंट और HDFC बैंक 17 पॉइंट। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ज़्यादा तो ये 3 स्टॉक्स में ही हो गया। थोड़ा LNT, तो थोड़ा सा एक इंडिविजुअल स्टॉक सा कुछ प्रेशर है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा मार्केट में आज सेलिंग आई है वीरू। जी गुड आफ्टरनून अनुज, इस प्राइस पर व्यू क्या रहेगा? 25,050 आपकी स्क्रीन पे है और वहीं बैंक निफ्टी 20 डे पे ट्रेड करता हुआ। जैसे कि कुछ बड़े स्टॉक्स का उल्लेख करते थे आप अनुज, क्योंकि FIs की सेलिंग थोड़ा बहुत इन्हीं की तरफ अग्रसर है। 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब कैसे अप्रोच करे ट्रेडर इस बाजार को, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्लोजिंग व्यू अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, बाज़ार में ना मेरा ये मानना है कि इस बार जो गिरावट आई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली इसलिए भी लेना है क्योंकि ये अर्निंग सीज़न वाली गिरावट है। ये एक जियो पॉलिटिक्स से आई हुई, या कोई ब्रेंट क्रूड की वजह से आई हुई, या किसी और रीज़न से, मतलब कभी कभी जैसे होता है ना कोई ट्रिगर आया था, कभी टैरिफ टेंट्रम की वजह से, इस वजह से नहीं आई है ये गिरावट। ये गिरावट आज जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, इतना गिरने के बावजूद आज स्टॉक नहीं चल पाया, उल्टा और गिरा ही है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट इस समय थोड़ा सा नंबर्स में कंफ्यूज्ड है, और अब ज़रूरत है कि 2-3 अच्छे नंबर्स आएँ। 2-3 अच्छे नंबर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट चेंज होगा, और हो सकता है आ भी जाएँ। इस वीक बड़े बड़े नंबर्स हैं। सैटरडे को फॉर एग्जांपल HDFC बैंक और ICICI बैंक सैटरडे को बहुत शानदार नंबर्स लाएँ, मान लीजिए। हो सकता है मंडे से ट्रेंड बदल जाए, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। लेकिन अभी बेयर्स जो है ना, उनको एक बहुत समय के बाद एक लग रहा है कि हम भी गेम में हैं। अब तक तो आप देखें तो बेयर्स गेम से गायब थे, अब उनको भी लग रहा है कि वी आर बैक इन द गेम। ये वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मार्केट जो है, ये ऐसा नहीं है कि बस वन वे कोलैप्स कर रहा है, लेकिन ट्रेंड कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड कमज़ोर है। निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। देखिए सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 का, और अगर आप 24,900 के नीचे फिसले तो फिर 24,500 तक का फिसलने का एक डर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस 25,050 से 25,150 पर, और फिर 25,200 से 25,300 पर। अच्छा वीरू, ये मार्केट में ना रेजिस्टेंस मैंने लेवल आपको प्रोवाइड जरूर करें, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा स्क्रीन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए स्क्रीन जिस तरीके की है, वो अपने आप आपको कुछ कह रही है कि वो बस लोग वेट कर रहे हैं कि इंट्राडे में पुल बैक जैसे ही खत्म हो, हम बस सेल कर दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें, और उससे पैसा बन रहा है बेसिकली। बस बैंक निफ्टी फिर भी रिलेटिवली अच्छा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 56,500 के ऊपर ही हैं हम। जब तक वो है तब तक ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, अगर 56,500 टूटा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और 57,000 के ऊपर अगर निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। लेकिन अभी तो वो सब लेवल्स बहुत दूर दिख रहे हैं। 57,000 बैंक निफ्टी पर, 25,350 निफ्टी पर, ये तो अभी काफ़ी दूर दिख रहे हैं। चलिए वीरू, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा मार्केट में? अनुज, यकीन मानिए, मतलब ठीक है आज हम कोलैप्स हुए, बट स्टिल आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। अगर आपने एक ढंग का स्टॉक फ्यूचर पकड़ लिया तो स्विंग मिले अच्छे। मैं पहला स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स एटर्नल। न्यू एज स्टॉक्स में अगर आप देखें आज बड़ा अच्छा मूव है। एटर्नल आपकी स्क्रीन पे 272.80 पे ट्रेड करता हुआ इस दौर की हाईएस्ट ट्रिक पे, सुबह बात भी की थी मैंने इस पे कि ये एच पे है, वो एग्जैक्टली उस वक्त ब्रेकआउट आया था 264 पे। क्या बाइंग है? 2% ऊपर न्यू एज स्टॉक्स में मूव अच्छा है। 31 लाख शेयर बिल्डअप हुए। ऐसे बाजार में जो कि 20 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, ये मूव अच्छा है, रिस्पेक्ट करने लायक है, ट्रस्ट करने लायक है। 31 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे। उसके बाद CSE पे आऊँगा, 3% ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही चला हो,
हालांकि ये शुक्रवार को गिरा था, लेकिन उससे पहले इसने काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी। 2.5 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर। अमूमन बीते अगर आप फरवरी से इसको एनालाइज करें तो कोई भी ट्रेजेक्ट्री -20 डेमा की ये इसमें एक बाइंग लेके आती है, और वैसा ही आज हुआ, खुला वीकनेस के दौर में और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अच्छा मूव यहाँ पे आया। और जहाँ तक वीकनेस का सवाल है अनुज, लुक एट इन्फोसिस, तीसरा स्टॉक यहाँ पे रखूंगा आपकी स्क्रीन पे। इन्फोसिस एक राइजिंग चैनल को फाइनली इसने तोड़ दिया। इन्फोसिस बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर मंदी खेली गई है। 31 लाख शेयर का बिल्डअप। आई मीन इन्फोसिस जैसे टिकट साइज के काउंटर में लीडर इन द पैक, इतना बड़ा शॉर्ट, और ये शॉर्ट तब गंभीर हो जाएगा और अगर ये 1550 की ट्रेजेक्ट्री को, जिसको आप 13 मई से लेकर अब तक का एक बेस मान के चल सकते हैं अनुज, बड़ा गंभीर शॉर्टिंग आज आईटी में हुआ। अनुज मैं यही पूछना चाहूँगा, आई मीन आपने और मैंने अभी इंडेक्स की बात करी, बट इन दोनों स्पेसेस को देखना कैसे चाहिए, बैंकिंग को और आईटी को। अभी तक बैंक्स मजबूत हैं, कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, अब आईटी वीक पड़ रहा है। इन दोनों पिलर्स को जिसके सहारे हम ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, जिसके सहारे हम 52 वीक लो क्रिएट करते हैं, कैसे रीड और कैसे ट्रेड और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि अभी रिलेटिवली बैंक्स एक बहुत बेटर पोजीशन में कंपेरेटिवली, और आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। उसमें खैर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। इस हफ्ते 3 बड़े बैंकों के नंबर आ जाएंगे, एक्सिस के, एचडीएफसी बैंक के और आईसीआईसीआई बैंक के। कोटक के नंबर्स मोर और लेस उनके अपडेट्स के थ्रू आप गेस कर ही चुके होंगे कि बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी अच्छे नंबर्स आ गए, एक्सिस ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो मुझे लग रहा है फिर बैंक निफ्टी वापस मार्केट को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। आई थिंक आईटी में मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि कल एचसीएल टेक के नंबर्स और आ जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स होंगे ना वो प्राइस इन हो चुके होंगे। इन लेवल्स पर लार्ज कैप आईटी में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, भले ही राइट नाउ वो अच्छा ना लग रहा हो आपको, लेकिन एक अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप एक रीलुक कर सकते हैं आईटी पर भी। हाँ, ओके। और अनुज आज के कुछ खास स्टॉक्स जो कि दिलचस्प लग रहे हैं इस पर क्लोजिंग? आज 2 स्टॉक्स खास मेरे रडार पर आए। पहला है ओला इलेक्ट्रिक। देखिए ओला का चार्ट लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग मूव इसलिए क्योंकि ये स्टॉक अब कैश मार्केट का टॉप गेनर है, वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में 15% ऊपर है। अब देखिए ये मार्केट ने शायद एक व्यू लिया था कि इसमें सब ने पैसा गंवाया और बहुत गंदा पैसा गंवाया है। आईपीओ के बाद भी, उसके बाद आईपीओ में के बाद भी 120 पे भी बहुत लोगों ने चीयर रीडिंग की थी इसकी, वो सब ठीक है, लेकिन पैसा बहुत गया है इसमें। और अभी भी मैनेजमेंट के देखिए नंबर्स ख़राब हैं, लेकिन स्टॉक 15% ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस बहुत अच्छी दी है कि हम आगे, उनको बहुत अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। अब हो सकता है वो हो भी जाए, लेकिन एक बार तो मार्केट ने सेंस लिया कि चलिए 40 में अब और खोने को कुछ नहीं है, एक बार के लिए 40 करके 50 या 60 हो सकता है, शायद हो सकता है, तो परसेंटेज टर्म्स में एक बड़ा मूव मिल सकता है आपको। शायद इस वजह से आज ये मूव यहाँ पर आपको ओला में देखने को मिला। आई थिंक दूसरा स्टॉक जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो अगेन अगर आप देखेंगे कैश मार्केट से एक स्टॉक है, आप देखिए MTNL। आज जिस तरीके से भागा वो स्टॉक, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा वार्न करूँगा कि पहले 3-4 बार ये स्टॉक इसी तरीके से भागा है और उसके बाद फिर 51-52 पर जाकर ये स्टॉक वहाँ से फिसला है। लेकिन आज जो हमने CNBC आवाज़ पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी उसका जो कंफर्मेशन मिला, उस वजह से ये स्टॉक ऊपर आया। तो थोड़ा सा कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ा तो दम है। IFCI एक और स्टॉक, एक बार IFCI लेकर आइए। अभी IFCI ने कुछ अनाउंसमेंट की थी, मैं देख रहा था, वो उनकी सब्सिडरीज को लेकर वो स्टॉक भागा। तो ठीक है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। ये आज के कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं वीरो। ओके, MTNL हो गया, IFCI हो गया और साथ ही साथ आपका ओला इलेक्ट्रिक। खैर अभी काम करते हैं अनुज, आपसे मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग स्टॉक समझ लेता हूँ एक बार, उसके बाद चलेंगे आज के पैनल पे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स अनुज आज के? बिल्कुल, चलिए पहले लूजिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं, यानी कि लूजर्स से पहले। और मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक में सबसे ऊपर IT स्टॉक्स हैं, टेक महिंद्रा। इन्फोसिस 2% नीचे है आज, जियो फाइनेंस भी 2% नीचे और एशियन पेंट्स ये भी करीब करीब 0.25% नीचे। उसके अलावा AU बैंक, ABB, SBI कार्ड और माज़गांव डॉक ये F&O के लूजिंग ट्रेंडिंग शेयर्स हैं। गेनर्स में इटर्नल, आई थिंक सुबह सुबह वीरू आपने स्पॉट किया था इसे, अच्छा स्पॉटिंग थी वो, 0.4% ऊपर। अब ONGC 1% ऊपर, इंडसइंड बैंक 1% ऊपर और सन फार्मा ये भी 1% ऊपर। और उसके अलावा F&O में वोडाफोन आइडिया आज का टॉप गेनर 6% ऊपर। पिरामल एंटरप्राइजेस, ग्रैन्यूल्स इंडिया
और लॉरस लैब्स, ये हैं वीरू आज के टॉप गेनर्स। चलिए अब जरा कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं वीरू। जी हाँ, बिल्कुल अनुज, आपकी स्क्रीन पे जो पैनल आएगा वो हमारे साथ मौजूद होगा। फंडामेंटल नोट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे शरद अवस्थी, साथ ही साथ प्रकाश काबा सर, मानसजयसवाल.com के मानस, राजेश सतपुते, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया, कविता जैन और साथ ही साथ अमित सेठ हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। VIP आज का स्टॉक ऑफ द डे, मतलब जो खबरों के अनुसार मतलब आज का सबसे बड़ा स्टॉक था और 12 बजे हमारे साथ मैनेजमेंट भी थ्रू थी। आखिरकार प्रमोटर्स ने क्यों कहा कंपनी को एक बड़े स्टेक सेल के जरिए अलविदा, नॉट एग्जैक्टली अलविदा, लेकिन हाँ मैनेजमेंट कंट्रोल दे दिया, वो बातचीत भी सुनाएंगे आपको और आशीष से एग्जैक्टली इस पूरी डील को समझेंगे। उसके बाद हम 2:20 पे लेके आएंगे ओला इलेक्ट्रिक, आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक क्यों, एक वीक नंबर्स के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक क्यों, रीजनिंग उसके पीछे की। और उसके बाद एक थोड़ा सा ज्वलनशील मुद्दा है और वो है डब्बा ट्रेडिंग। ये डब्बा ट्रेडिंग वाकई रिस्की भी है और मोस्ट स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आप इसके कहीं ना कहीं घेरे में हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको समझाएंगे आपको। साथ ही साथ 2:45 पर हमारे साथ होंगी दीपाली, जिनसे हम HDFC लाइफ और ICICI प्रू के नंबर्स का अनुमान समझेंगे। फिर कंचन नौटियाल से समझेंगे आज जो MF की जो खरीदारी है म्यूचुअल फंड्स की, वो किस तरफ इशारा करती है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे पाइपर सिरका के अभय अग्रवाल। और उसके बाद हम लेंगे आज के कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स डीलिंग रूम चेक में, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी और फिर BTST ट्रेड्स। अनुज, बिल्कुल, चलिए शो की शुरुआत की जाए फिर। और हमारे साथ ट्रेड्स के लिए पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। आज फार्मा क्षेत्र में थोड़ी हरकत है, 3396 पर ट्रेड कर रहा है टोरेंट फार्मा। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 3372 पर, ज्यादा नहीं। और पॉसिबल नियर टर्म टारगेट 3450, इसमें ब्रेकआउट मिला है टोरेंट फार्मा। 3398 पे टोरेंट फार्मा एक बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे आती हुई। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, रियल एस्टेट में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, जहां काफी वेल पोजीशन है। प्रेस्टीज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1725 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ये प्राइस मूव एक्सटेंड होना चाहिए 1750 1780 के प्राइस टारगेट की तरफ, अंटिल काउंटर अपने 1700 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। यहाँ पॉसिबल मूव करते हुए देख सकते हैं फॉर द प्राइस मूव 70। ओके, चलिए मानस के पास चला जाए। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए इटर्नल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इटर्नल में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ से भी करीब 10-12 रुपए का मूव तो देखने को मिल ही सकता है। तो कम से कम 280 रुपए की टारगेट सेट करेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 268 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 275 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 6 रुपए 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करके चलनी है और 10 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके इटर्नल आपका ट्रेड। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। इस स्टॉक ने पुल बैक के बाद 10 और 20 डेमा पे काफी एक टाइट कंसोलिडेशन किया। लास्ट सेशन में हमने 10 और 20 डेमा का ब्रेकआउट देखा, रेंज का ब्रेकआउट था, और आज के सत्र में इस मार्केट में भी ये अपने लेवल्स को अच्छे से होल्ड कर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, तो 1820 का स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का, और टारगेट्स रहेंगे 1880 के। ओके SBI लाइफ, अमित जी की कॉल एट 1841। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वीरेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है JSW एनर्जी के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है, एक ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट का जो लेवल था वो करीबन 525 का था। तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ JSW एनर्जी बाय करे। इसका वैसे अगर आप देखें तो पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है 560 प्लस का बनेगा, तो डिलीवरी में अगर कोई लेना चाहे तो। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो इसका पहला टारगेट आएगा, ये इसका 200 DMA जो प्लेस्ड है एट समवेयर नियर 545। सो 545 का इसका पहला टारगेट आएगा। सो लॉन्ग करें अबव 525, स्टॉप लॉस 522। ओके JSW एनर्जी 529 पे आपका बाय कॉल है। देखिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई।
एक फंडामेंटल नजरिए लेते हैं अब। हमारे साथ शरद अवस्थी मौजूद हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छा खासा प्राइस रेंज आपको मिल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छे नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर। ऐसे में आज की आपकी टॉप कॉल क्या है मिड कैप में, माफ़ कीजिएगा, अक्रॉस ऑल सेगमेंट? तो जी हमें लगता है ओबेरॉय रियलिटी एक बढ़िया बेट हो सकती है इन लेवल्स पे। रिसेंटली के ऊपर के भाव से भी ठीक ठाक करेक्शन देखा है स्टॉक ने, लगभग 10-12% जैसा। तो हमारा ये मानना है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म, उसका फायदा ओबेरॉय को भी मिलना चाहिए। बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। हमें लगता है जिस टाइप का उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जो करीब 34 मिलियन स्क्वायर फीट और डेवलपमेंट के अंडर भी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को भी वो 280 की से लगभग 1000 की तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली एमएमआर वगैरह का जो फोकस एरिया है, एमएमआर थाने वगैरह, तो मुझे लगता है उससे उनको रेगुलर ग्रोथ वगैरह आती रहेगी आने वाले समय में। प्रीमियम प्रॉपर्टीज में प्रेजेंस है, वहाँ कोई स्लो डाउन की उम्मीद नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे ये रेवेन्यूज आते हैं, एक आधी क्वार्टर थोड़ा सा ढीला आया था तो उसकी वजह से थोड़ी करेक्शन आई है। बट मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स में यहीं पे है। और जनरली एमएमआर मार्केट में हम लोग कोई स्लो डाउन की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, खास करके जिस टाइप के सेगमेंट में ये लोग केटर करते हैं। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स रेक्टिफाई होते हैं, अगले साल 1.5 साल में कंपनी 100 रुपए के आसपास की कमाई आसानी से डिक्लेयर कर देगी। 25% के आसपास का टॉप लाइन सीएजीआर रहना चाहिए FY26 FY27 में। तो एक साल में हमें लगता है 100 रुपए के आसपास की कमाई, 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ओवरऑल रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी आपके 2500 के लक्ष्य के हिसाब से 1803 पे बाय कॉल है। ओके, टेक्निकल ट्रेड्स और फंडामेंटल कॉल पूरी हो चुकी हैं। अब कुछ देखिए, थोड़ा सा लॉजिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि क्या एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है कुछ अच्छे शेयर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थे। पहला प्रश्न मैं लेता हूँ मानस से। मानस, अगर मैं भारतीय एयरटेल से शुरुआत करूँगा यहाँ पर, मैं अगर इसको अप्रैल 2023 से यानी लगभग 2.25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो 2 लेवल्स पे आके बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है हिस्टोरिकली, नॉट आई मीन एग्जैक्टली इन फ्यूचर। लेकिन 50 और 100 डेमा पर ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है और आज सुबह का लो भी 50 डेमा था। जो लोग इसको थोड़ा सा एक्युमुलेट करना चाहते हैं 7-8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1915 का प्राइस कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सही है कि 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है 4 सेशन में। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है पिछले हफ्ते, जो दर्शाता है कि शायद जो अपमूव होगा करंट लेवल से वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। तो हाई लेवल पे 1950 1975 की रेंज में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। केवल एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना हो तो अभी नहीं, जब 1920 के ऊपर निकले तब खरीदारी करें। 1900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, बट 1950 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी लगता है। ओके, ये है भारतीय एयरटेल। चलिए बात करते हैं वीआईपी की। ये दिन ही कुछ जनाब विशेष है वीआईपी के लिए। अभी 12 बजे के आसपास, इनफैक्ट आशीष मेरे साथ मौजूद भी हैं, बात कर रहा था मैं आशीष इनकी मैनेजमेंट से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातचीत, और दिलीप जी ने खुल के स्वीकारा कि मेरी जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, वो शायद इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो इसीलिए हमने ये एग्जिट तय किया मैनेजमेंट कंट्रोल पी फर्म्स को। थोड़ा डील को समझाइए आशीष, कैसे हो रही है ये, कितने प्राइस पे, सुबह क्यों कमज़ोर खुला? बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डील है और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ अब अपनी एक नई जर्नी के लिए तैयार हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिलीप पिरामल और साथ में अगर आप देखें तो जो अन्य सब प्रमोटर ग्रुप की 7 कंपनियां हैं, ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन खास बात है कि जो नए निवेशकों की एंट्री है, इसके चलते मैनेजमेंट कंट्रोल में तो ज़रूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो दिलीप पिरामल हैं ये चेयरमैन फिलहाल के लिए बने रहेंगे। अब आप समझिए कि डील के मैट्रिक्स क्या निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स ने 32% हिस्सेदारी बेची है, ये 388 रुपीज़ के भाव पर बेची, यानी 1763 करोड़ इसकी डील की वैल्यू हो गई। और जो ओपन ऑफर ट्रिगर होगा 26% का, ये 15% डिस्काउंट पर हो रहा है, 388 के भाव पर ही है, तो यानी तकरीबन 1437 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, एक बार वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, इससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया आएगा कि किस प्रकार से प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है और इस डील के बाद कितनी बची रह जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो नए निवेशकों की एंट्री हो रही है, इसमें पी फंड शामिल है, जिसमें मल्टीपल पीई फंड है। साथ में अगर आप देखें तो कुछ बड़े नाम हैं, जैसे मिथुन और सिद्धार्थ
संचेती, ये जो कि कैरेट लेन के फाउंडर हैं, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया माना जा रहा है। अब लेकिन दिक्कत की बात यह कि काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे कि इतना अच्छा बिजनेस है तो प्रमोटर्स क्यों अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और लगातार अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों से खबरें चलती आ रही हैं कि पी फंड्स खरीदेंगे, कोई कह रहा था कि कोई कंज्यूमर कंपनी खरीदेगी। हिस्सा बिकना तो तय था, कई सालों से चल रहा था, लेकिन फाइनली अब ये नाम डिस्क्लोज हो चुके नजर आ चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर अगर आप देखें तो ये लगातार घटता जा रहा है, जहां पर 2020 में इनके पास तकरीबन 47% का मार्केट शेयर था, जो कि घटकर 38% हो गया है। और पूरा आप क्रम भी देख सकें तो 2021 में 40% था, 2022 में 41%, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली, 2023 में 37%, और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 38% का मार्केट शेयर हो गया है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि सफारी इंडस्ट्रीज, ये अगर आप देखें तो अपने मार्केट शेयर को लगातार गेन करते जा रहे हैं। अब 24% 2021 में था, जो कि 2022 में 24%, फिर 27%, और अब हाल ही का आंकड़ा जो लेटेस्ट आंकड़ा 2024 साल का, इसमें अगर आप देखें तो 30% का ये मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। एक और बड़ा प्लेयर है सैमसोनाइट, इसका भी मार्केट शेयर अगर आप देखें तो इन्होंने भी मार्केट शेयर 36% का जो 2021 में था, ये घटाकर अब 30% हो गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है कि नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अपर केस है, मोकाबारा है, अपने नाम इनके सुने होंगे, ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हालांकि अभी सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल नहीं हुए, लेकिन ग्रोथ की दर यहां पर भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और इसके पीछे कारण यह है कि इंडस्ट्री की साइज आप देखें, 20,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री की साइज है, लेकिन जो ग्रोथ की दर है ये अपने आप में बड़ी बढ़िया है। 14 से 16% CAGR ये यहां पर फिलहाल के लिए फोरकास्ट किया गया है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप ये समझिए कि पिछले कुछ सालों में जो भारत की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें लगातार बढ़त देखने को मिली, और इसका सीधे तौर पर आप देखें तो फायदा यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी लगातार बढ़ती जा रही है, 2030 तक अर्बन पॉपुलेशन 40% हो जाएगी, और साथ में 1.2 करोड़ लोग ये जो है वर्किंग ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। इसके चलते भी अगर आप देखें तो जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की, इसमें बढ़त देखने को मिलती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो मैनेजमेंट बता रहा है कि थोड़े से 5 साल चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट भी इन चीज़ों से सहमत है। आइए सुनते हैं। गए 5 वर्ष में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बल्कि गए वर्ष में तो जो मार्च 25 एंडिंग में चारों क्वार्टर में हमने नुकसान किया है, कोई लाभ नहीं था। और मैनेजमेंट की स्थिति यानी हमारी कंपनी नीचे नीचे जा रही थी, मार्केट कैप आधा हो गया है, 10,000 करोड़ से 2 वर्षों में 5,000 करोड़ हो गया है। और अभी जो हमारा 4th जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, उनको इतनी रुचि नहीं है बिज़नेस करने में, तो फिर उसका क्या उपाय है? तो फिर यही है कि शेयर होल्डर के हित में नहीं है अगर कंपनी ख़राब होती है, तो फिर यही निर्णय लिया है कि अभी कोई नया बायर लें। और हमें अभी अच्छा विकल्प मिला है कि मल्टीपल्स कंसोर्शियम इन्होंने बनाया है, और इन्हें 32% ही हम शेयर दे रहे हैं, 20% मेरे पास रहेगा। स्ट्रक्चरली हम लोग बहुत ऐसे अच्छे स्थिति में हैं। हमारी हार्ड लगेज की फैक्ट्रीज़ हैं नासिक में, सिन्नर में, और ये उद्योग बढ़ रहा है, अच्छी गति से बढ़ रहा है। और सारे विश्व भर में हम, अभी तो बहुत छोटा शेयर है हमारा, लेकिन हम लोग मल्टीनेशनल बन सकते हैं अगर अच्छा काम करें, मेहनत करें, अच्छी प्लानिंग करें तो मल्टीनेशनल बन सकते हैं। और वही मेरी एक इच्छा है, वो मेरा एक उद्देश्य है और अभिलाषा है कि हम मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएं। तो आपने इस पूरे वीआईपी के विषय को सुना, आपने दिलीप जी को सुना, आपने आशीष से पूरी इस डील की नंबर क्रंचिंग को सुना। शरद जी, कभी भी अच्छा करने के लिए एक बुरे दौर से हमें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ता है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत का सबब करंट मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया, जनाब कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हमारे अगली जनरेशन की रुचि नहीं है, लेट्स कॉल इट ऑफ। मतलब अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, 20% हम रखेंगे, लेकिन अब उन्होंने एक हस्तांतरित कर दी है मैनेजमेंट कंट्रोल एक पीई फर्म को। जिस तरीके का इनके पास मार्केट शेयर है, 14 to 15% की इस स्पेस की CAGR है, आपको क्या लगता है ये प्राइस 480 पे वीआईपी को लेने के लिए? क्योंकि पी फर्म्स के अंडर हमने अच्छे स्टॉक्स को अच्छा बिहेवियर करते हुए देखा भी है, आपका टेक क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसे आशीष ने भी बोला और आप भी जो चीज बोल रहे हैं कि जनरली जब भी पी फर्म्स ने टेक ओवर किया तो टर्न अराउंड काफी शार्प हुए हैं।
अनलेस एंड अनटिल कोई बैकफायर करती है चीज, बट देखिए ब्रांड तो स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ लगेज, और जैसा डिमांड सिनेरियो है लॉन्ग टर्म का इंडिया कार्बनाइजेशन के संग क्लब करके जैसे आशीष ने समझाया, वो काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। और मुझे लगता है हाँ, नई जनरेशन वो पुराने जमाने वाले बैक के कॉन्सेप्ट में भी नहीं चलते। तो मुझे लगता है थोड़ा कंपनी को रीइन्वेंट भी करना होगा। पीज यूजुअली अग्रेसिव होते हैं, तो मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 साल आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस कंपनी में काफी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है अभी रिसेंटली इस डील की सुगबुगाहट में 10-15% लास्ट का बढ़ा हो, तो ग्रेजुअली कभी भी थोड़ा सा स्लो डाउन आता है तो वहां पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टिपिकली वैल्यूएशंस पे कमेंट करके तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक फुल टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट इंडिकेट कर रही है कि हम इसको ले जाके नेक्स्ट लेवल पे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी बात कर रहे हैं। तो वहां पे कैसे वो मार्केट कैप्चर करते हैं और कितना उसका फायदा होता है, यूजुअली 1 साल से 1.5 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए जहाँ ये शिफ्ट आपको विजिबल होना चाहिए। तो ग्रेजुअली कभी भी डिप आती है स्टॉक में या बाजार में तो वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। थोड़ा अगर अग्रेसिव कॉल लेना है तो 25-30% अभी एलोकेट कर दीजिए। अगर लगातार बढ़ता ही रहता है तो वैसे पार्टिसिपेट कर लीजिए, लेकिन बाकी आप जो 75% है उसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए। सर्टेनली मुझे लगता है कि जिस टाइप की ब्रांड सिनोनिमिटी है और पीस के आने के बाद जैसी अग्रेसिव चाल रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स वगैरह, एक फ्लिप साइड हो सकती है थोड़ा अगर इक्विटी डाइल्यूशन इसके बियॉन्ड भी वो करते हैं नया पैसा रेज करने के लिए, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है डाइल्यूशन का। बट मुझे लगता है हाँ, सर्टेनली एक ऐसा रिस्क है जो लिया जा सकता है। जो थोड़ा वेट करना चाहते हैं वो वेट करें नंबर्स आने का, उसके बाद लें, थोड़ा महंगा भले लें। लेकिन अगर थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है हाँ, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यही सजेस्ट करता है कि पीईज के आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन काफी बिल्कुल। शार्प होता है। लॉन्ग ब्रांड है तो लिया जा सकता है। बिल्कुल नॉन। आज सुबह वीरो हम देखिए बात कर रहे थे कि अगर आज ये गिरावट के साथ खुले तो आपके पास एक मौका होगा, क्योंकि पी कंपनीज के आने से जो इसकी जो डी रेटिंग हुई थी वो पूरी की पूरी रिवर्स होगी। बहुत अच्छे स्पेस में थी ये कंपनी, और एक बात बताऊँ आपको, ओपन ऑफर के प्राइस की कोई रेलेवेंस नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को समझना होगा लोगों को, क्योंकि वो ओपन ऑफर प्राइस तो एक लॉ के हिसाब से एक ओपन ऑफर लानी है तो आप ले आए उसको। मेन चीज़ तो ये है कि कंपनी के प्रमोटर अब चेंज हो रहे हैं और एक बड़े पी की एंट्री ये पॉजिटिव है। और कुछ हद तक वैसे आई थिंक इन हाइंडसाइट पिरामल जी ये बात मानेंगे भी शायद कि कुछ ना कुछ गलतियां शायद हुई हैं मैनेजमेंट से, वरना मतलब उन्हीं के स्टेबल से निकले हुए एक इंसान ने सफारी इंडस्ट्रीज जैसी इतनी बड़ी कंपटीटर क्रिएट कर दी, जबकि मार्केट साइज़ अगर वो वीआईपी के पास सब हमेशा फर्स्ट मूवर का एडवांटेज था। तो खैर जो भी है, ये एक अब आई थिंक आगे जाकर एक क्लियर टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, और यही मार्केट ने आज बेट भी लिया, और इसलिए देखिए आप आज खुला नीचे लेकिन खुलते ही आज इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई। चलिए हाँ सॉरी स्टोरी है ना कोफोर्ज कैसी? काफ़ी स्टोरीज हैं, मतलब आपको मैं बताऊं काफ़ी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको। वो एसएल प्रोपैक हुआ करती थी एक टाइम पर, जिसका नाम ईपीएल कर दिया गया था। वो एक मतलब जो जी ग्रुप की कंपनी थी, वो ऐसे आपको मैं अनलिस्टेड में 70 कंपनियां गिरा दूंगा जो उसके बाद बहुत सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई, और उसके बाद पी प्लेयर्स ने एग्जिट लिया वहाँ से, और जहाँ से पी प्लेयर्स ने एग्जिट लिया वहाँ से उसके बाद उन स्टॉक्स ने चलना बंद किया। ऐसी आपको कई मैं स्टोरीज गिना सकता हूँ। पी का काम ही ये होता है एक्चुअली तो उस हिसाब से काफ़ी नाम है ऐसे। चलिए एक और कंपनी जहाँ स्टॉक में अच्छी खासी रौनक है आज, उसकी बात करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक का। क्यों इतने बड़े लॉस के बाद भी स्टॉक चल रहा है, यत्न से जानते हैं। यत्न गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ओला इलेक्ट्रिक का शेयर्स ऑल टाइम लो से आज रिकवर होते हुए नज़र पड़ रहे हैं। Q1 के नतीजे ऐसे कोई खास नहीं थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस टाइम घाटा बढ़ा है, 428 करोड़ रुपए हो गया, और रेवेन्यू में भी आपने एक 50% का डिक्लाइन देखा है। क्लियरली अगर हम बात करें, शेयर इसलिए चला क्योंकि FY26 का जो ओवरऑल आकलन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट FY26 में ग्रॉस मार्जिन जो ये क्वार्टर है उससे दुगने करने की बात है। इनफैक्ट एग्जिट क्वार्टर में 35 से 40% कंपनी का एबिटा जो है ग्रॉस लेवल पे बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट PLI स्कीम के ज़रिए पर व्हीकल 40 से 50 हज़ार रुपये फ़ायदा जो है मिलने का अनुमान है। इसके अलावा वॉल्यूम और आय के नियत से भी कंपनी यहाँ अच्छी तरीके से काम करेगी। इनफैक्ट जो वारंटी रिलेटेड 250 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोविजन था वो आने वाले क्वार्टर्स में नहीं आएगा, उससे भी एक बूस्टर मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी को। और कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के कैश पोजीशन की बात करें तो वो लगभग 3200 करोड़ रुपए है, तो किसी प्रकार का एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट भी कंपनी ने कहा है कि आगे जाके इनको नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो इसी साल के
Q4 में FY26 में आपको फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी होता हुआ नजर पड़ेगा। कंपनी ने ये भी कहा है, जो काफ़ी अहम है, कि जून महीने में ऑलरेडी ये ब्रेक इवन की तरफ चले गए हैं जहां तक कि एबिटा का सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ें टर्न अराउंड होने की उम्मीद है, जिसके कारण शेयर में आज लगभग 15% का ज़बरदस्त उछाल आप देख रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे और डे हाई पे। हालांकि याद रखिएगा, बीते एक साल में अगर आप कंसिडर करें, मेरे ख्याल से 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, 9 अगस्त को ये मेरे ख्याल से लास्ट 9 अगस्त को इसका प्राइस था 156, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हमारे एक मित्र ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था 156 पे, तो जनाब वो 45 का हो गया। खैर, मुझे याद है अच्छी तरीके से। खैर यतिन, आपके पास मैं एक और इशू पे आऊँगा। आई मीन जेन स्ट्रीट ने एग्जैक्टली अब एक क्या कदम लिया है, मतलब वो अमाउंट डिपॉजिट कर दी है और कुछ रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है उनको, अपडेट क्या है? जी, तो एस्क्रो अकाउंट में सेबी के निर्देशों के हिसाब से 4,800 करोड़ से थोड़े ऊपर जेन स्ट्रीट ने पैसे जमा कर दिए हैं। तो पूरा अमाउंट जो डिस्चार्ज करने के लिए कहा था सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में, जो एक्सपार्टे ऑर्डर था, ये कंप्लायंस करते हुए जेन स्ट्रीट ने अमाउंट जो है भुगतान कर दिया है। 3 जुलाई को सेबी के अंतिम आदेश के बाद ये रकम जमा हुई है। और जेन स्ट्रीट ने जो पाबंदियां सेबी ने लगाई हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्रेडिंग बैन है, जो डीमैट अकाउंट्स हैं ये फ्रोजन है, बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई की गई है। तो सेबी को जेन स्ट्रीट ने निवेदन किया है कि क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा था डिस्प्यूटेड वो जमा कर दिया गया है, तो सारी की सारी जो पाबंदी है वो हटाई जाए। हालांकि सेबी ने इस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया, तो ये मानना सही नहीं है कि जेन स्ट्रीट कल से ट्रेडिंग शुरू कर देगा, परसों से ट्रेडिंग शुरू कर देगा। तो सेबी अभी भी ये चीज़ पे डिसीजन लेना बाकी है कि जेन स्ट्रीट को भारतीय मार्केट में फिर से एक बार ट्रेडिंग करने दिया जाए, नहीं करने दिया जाए। इनफैक्ट इस पर कोई भी फैसला अभी तक सेबी ने नहीं लिया, और ऑब्वियसली सेबी अगर फैसला लेगा तो उनकी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में ये ऑर्डर डाला जाएगा। हालांकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भारतीय मार्केट्स में जेन स्ट्रीट ने मुनाफा कमाया लगभग 36,000 करोड़ का, उसका पूरा का पूरा यहाँ आकलन है। लेकिन हाँ, अभी तक सेबी ने किसी भी मामले में जो कि जेन स्ट्रीट के पाबंदी को रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया है। ओके यतिन, शुक्रिया आपका ओला इलेक्ट्रिक पे अपडेट देने के लिए। और एग्जैक्टली अगर आप देखें इसके प्राइस मूव के पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ इस जेन स्ट्रीट वाले मुद्दे पे ताज़ा अपडेट क्या है, कोई इलेक्शन सेशन अब तक याद रखिएगा नहीं मिला है। शुक्रिया यतिन। एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल लेते हैं यहाँ पर, और कैश कॉल्स देने के लिए हमारे साथ प्रकाश का बसर, राजेश सतपुते और कविता जैन मौजूद हैं। आप तीनों से मैं एक करके कैश कॉल लेता हूँ। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है फोर्टिस। फोर्टिस 784 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए, कैश कॉल है ये 778। मुझे इसका टारगेट करीब 800 लगता है। 800 से 810 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बने, लेकिन यस पॉसिबल है फोर्टिस। ओके, फोर्टिस 3 दिन के शॉर्टिंग के बाद थोड़ा सा एक रिवर्सल जनरेट करता हुआ 782 एट डे हाई। याद रखिएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल। ये वायदा कारोबार में भी है, बट ये कैश में कॉल में कंसिडर कर रहे हैं, सो आप पॉसिबली 1-2 दिन के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। राजेश जी, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? जी देखिए, मैं बायोकॉन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बायोकॉन अगर आप चार्ट देखें, डेली चार्ट और आर्ली चार्ट भी देखें, तो यहाँ पे लगता है ये 380 का लेवल, 378 380 का लेवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम बायोकॉन बाय करेंगे अबाउट 378 380 इस लेवल के ऊपर। सो 374 एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये जो स्विंग ट्रेड है, इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 390 टू 395। तो एक छोटा स्विंग बायोकॉन में दिख रहा है। ओके, बायोकॉन और बाय कॉल 380 पर। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो वीरेंद्र जी, एसबीआई लाइफ काफी रेजिलेंस शो कर रहा है और 1850 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है 1865 1875 के प्राइस टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ को चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1835 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, एसबीआई लाइफ 1851 पे आपका बाय कॉल 15 रुपये 80 पैसे पे, मतलब 1851 पे ट्रेड करता हुआ 15 रुपये 80 पैसे मजबूत था। तो 3 कॉल्स आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश सर ने पिक किया फोर्टिस हेल्थ केयर, और ये बाय कॉल थी, और कैश में आपको कंसिडर करना है यहाँ पर। फोर्टिस के बाद अगला कॉल लिया राजेश सतपुते जी ने। उनका ट्रेड रहा इस वक्त का बायोकॉन 380 पर ट्रेड करता हुआ 392 का 395 का लक्ष्य। और कविता जी ने अभी अभी अपना ट्रेड पिक किया कैश का, एंड दैट्स एसबीआई लाइफ।
राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का राजेश जी। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इंश्योरेंस स्पेस से ही आईसीआईसीआई प्रू पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जरूर आज इनिशियल ट्रेड में थोड़ा सा डिप लिया था, लेकिन स्टॉक वापस अब डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे स्टॉक के टारगेट 695 से 700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 660 के आसपास। चलिए कैश कॉल्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको। डब्बा ट्रेडिंग पर सेबी ने रोक लगाई हुई है, लेकिन कई ऑपरेटर डब्बा ऑपरेटर ना सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग करा रहे हैं, बल्कि अब तो अखबारों के फ्रंट पेज पर ऐड छपवाकर इसका प्रचार किया जा रहा है। और आज एक बहुत बड़े पेपर में, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड पेपर, उसके फ्रंट पेज में, और अगर आप इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है डब्बा ट्रेडिंग, और वो फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। आशीष ने पूरा मामला स्टडी किया है, और आशीष ने तो थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी किया, थोड़ा कोशिश भी की इन ग्रुप में जाकर देखने की या इनसे बात करने की। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है पूरा मामला। गुड आफ्टरनून सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सब चौंक गए जब देखा कि फ्रंट पेज पर आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट, और इसकी हर लाइन में सिर्फ और सिर्फ सेबी का उल्लंघन है। एक तो ये चीज़ ही फर्जी है, पूरी तरीके से नकली है। बिल्कुल, डब्बा ट्रेडिंग तो वैलिड ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। 500x की लेवरेज की बात कर रहे हैं, नो केवाईसी, 2-3 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा, जीरो ब्रोकरेज है, कोई कमीशन नहीं है, और बता रहे कि आज ही रजिस्टर करें। अब मैंने तो पूरी जांच पड़ताल की बात भी की, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 500x लेवरेज का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, अगर ट्रेडर 1000 रुपये से अपना अकाउंट खोलता है तो 5 लाख रुपए तक की जो ट्रेडिंग है वो कर सकता है। तो अपने आप में अगर आप देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, ये स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स है, इंडेक्स है, कमोडिटी है, फॉरेक्स है, सभी की बात कर रहे हैं और खुलकर प्रचार कर रहे हैं। अगर फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर पर ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, जिसमें अगर आप देखें तो closefriendtrader.com नाम से वेबसाइट है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लाइंट लॉगिन की बात की जा रही है, और साथ में ब्रोकर लॉगिन की भी बात की जा रही है। अभी कितना एग्जिस्ट करता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए कि जो दर्शक नहीं समझते कि डब्बा ट्रेडिंग दरअसल होती क्या है, तो डब्बा ट्रेडिंग नाम ही डब्बा है, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ना तो आपके पैसे की इसमें कोई गारंटी है, ना आपके कोई सेटलमेंट की गारंटी है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ से कोई खरीदारी कर भी ली तो डीमैट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, एक्सचेंज के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सरकार को कोई एसटीटी नहीं मिलेगा, ब्रोकर को कोई ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, सब कुछ हवा में, और इसी के चलते इसका नाम है डब्बा ट्रेडिंग। सर मैंने कुछ देखे, इनकी फ़ोन नंबर इनकी वेबसाइट पर लिस्टेड है, और फ़ोन नंबर पर अगर आप देखें तो कुछ इनके एक कनाडा का नंबर है, कोई एक यूके का नंबर है, एक नंबर मेरे हाथ लग गया जो कि इंडिया का ही है। अब इसमें मैंने बात करके देखा तो ये बता रहे हैं कि 500x लेवरेज दे देंगे, 1000 रुपये दे दो, 5 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेटल कैसे करेंगे? सेटल हवा में होगा सेटलमेंट की कोई गारंटी नहीं है, सेटल ये सारे हवा में कर रहे हैं। और इतना भरोसा दिलाएंगे, जब मतलब ये कन्विंस करके ही छोड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं, आप 1000 रुपये से कर लो। मैंने बोला मैंने 1000 रुपये का ट्रेड है, 5 लाख रुपए का एक्सपोजर ले लिया, मान लो मुझे 25,000 का लॉस हो गया तो क्या करूंगा, मैं कहाँ से दूंगा 25,000? तो ये कह रहे हैं कि हम 990 तक का ही लॉस होने देंगे, उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, और मान लो अगर आपको 25,000 का नुकसान हो भी गया तो हम नलीफाई कर देंगे। मतलब पूरी की पूरी तरीके से अगर आप देखें तो सर हवाबाजी है। और ऐसे में जो कोई नए एंट्रेंट हैं, कोई सीनियर सिटीजन है, इनका ट्रैप होना बड़ा जायज़ है, क्योंकि 500x लेवरेज है, 2-3 मिनट में अकाउंट खोलने की बातें कर रहे हैं, सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं। इक्विटीज, मेनली इक्विटीज, और उसमें इक्विटीज, ये तो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, और ऑप्शंस में भी 60x लेवरेज दे रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन रोल ओवर करने की भी बातें कर रहे हैं। तो ये हर तरीके से अगर आप देखें तो लोगों को फंसाना चाहते हैं, अकाउंट में से पैसे लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक पेपर का ऐड है। अब इसमें पेपर का कोई इशू नहीं है, बस वो न्यूज़पेपर का ऐड है, तो उसका एक हमने एक ग्रैब आपको दिखाया है यहाँ पर। तो ये इसमें इन्होंने कुछ आपसे कहा कि जब आपने इनको फ़ोन किया,
कुछ उन्होंने आपसे पैसे मांगे या कुछ कहा कि कुछ ट्रांसफ़र करिए हमें, ऐसा कुछ कहा क्या उन्होंने? हाँ हाँ, ये पूरी तरीके से कन्विंस करने की प्लान में रहते हैं। ये कहते हैं कि आप ज़्यादा मत कीजिए, पहले देखते हैं बात करके कि कौन कितना इंटरेस्टेड है। तो मैंने अपनी आवाज़ थोड़े से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकता हूँ सर, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है। अब मैंने ऐसे जैसे एक नया इंसान होता है ट्रेडिंग में, मार्केट में, वैसे बनकर बात की। तो ये कह रहे थे कि आप कुछ मत कीजिए, आप 1000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए मुझे। 1000 रुपये पे हम 100 रुपये आपको और एक्स्ट्रा दे देंगे, और फिर 1000 रुपये से आप 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करिए। तो ऐसे बहाना दे रहे हैं, बोल रहे कि 5000 करोगे तो और बोनस देंगे, 50,000 करोगे तो और ये देंगे। क्या करें, इनकी ऐप है कोई जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग करा रहे हैं या कैसे करा रहे हैं? ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट हम यहाँ पे फ्लैश भी करके बता रहे हैं ताकि सभी इसको नोट भी कर पाए। ये वेबसाइट है। इसमें ये क्या करते हैं कि पहले जैसे मैंने इनके साथ संपर्क किया, मैंने अपनी सारी जानकारी दे दी, इसके बाद एक डमी लॉगिन मुझे बना के दे देंगे। ये डमी लॉगिन जो होगा ये इनकी वेबसाइट पे काम कर जाएगा। वहाँ पर मुझे इनका एक इंटरफेस बड़ा फैंसी सा दिखेगा, मुझे लगेगा भी कि हाँ यार ये तो स्टॉक्स आ रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, भाव भी आ रहे हैं। तो कोई अगर एकदम नया व्यक्ति है तो उसके फंसने के चांसेस बहुत है। बिल्कुल। गाबा सर, ये तो क्या ये सब लोग एक एक स्टेप आगे निकलते जा रहे हैं, अब तो फ्रंट पेज पे ऐड दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, फंसने की चांस बहुत नहीं है, 100% है। क्योंकि 90% तो लॉस करते हैं, बाकी 10% को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं ना, गारंटी क्या है। काफी लोगों से मुझे फोन आते हैं जब हम लॉस करते हैं। ऑफिशियल ट्रेडिंग में एक फायदा है कि आपका काउंटर पार्टी एक्सचेंज है, तो आपको तो पैसा मिलेगा। यहाँ पर कौन है गारंटी? जीरो गारंटी। करीब 1 साल पहले मुझे एक फोन आया था किसी शिपी का कि उसने कुछ 1.5 करोड़ लॉस किया है, लॉस इतना कर दिया कि बाकी अब 60 लाख देने हैं। तो मैंने बोला पुलिस में जाइए। बोला पुलिस में कैसे जाएं, हमने तो डब्बा ट्रेडिंग किया। ऐसे जाइए, कम से कम वो तो बचाएंगे, कम से कम 60 तो बचेगा। उसके बाद थ्रेट और वार्निंग कॉल भी आ जाते हैं, ये कौन बचाएगा? अगर आपको 500 टाइम्स लिवरेज मिलता है, जो आपको लॉस 2 साल में करना है, आपका 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 90% लॉस करते हैं। डब्बा बिल्कुल सही ट्रेडिंग कह रहे हैं। टोटली स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, 100% नो। देखिए बिल्कुल 100% नो। और एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए इसमें फॉरगेट अबाउट आपका लॉस होगा या नहीं होगा, ये इलीगल है डब्बा ट्रेडिंग। अगर आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि इसमें अगर आप एक तो लॉस होगा आपका, वो अलग चीज़ है वो, उसके अलावा लेकिन आप कानूनी भी एक गलत काम कर रहे हैं और वो नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तो आशीष ने जैसा बताया कि आशीष ने वैसे रिकॉर्डिंग भी की है, हमने वो रिकॉर्डिंग अभी चलाई नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा एक एक करके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेबी भी हम श्योर इस मामले का संज्ञान लेगी, और पहले भी जैसे हमारी मुहिम पर परिणाम आए, तो लेट्स सी कि क्या होगा। लेकिन 500x इंट्राडे मार्जिन फ्रंट पेज पर ये ऐड छपा है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, ये ऐसी रिसर्च करते रहें आप, और हमें कुछ रोज़ नया प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट नीचे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स यहाँ अच्छा रिवर्सल है, और अभी भी ये इंडेक्स डे हाई पर, मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर। और एक बार स्टॉक लेकर आइए आप लॉरस लैब्स का, 4-4.5% ऊपर ये स्टॉक। आज सुबह हम बात कर रहे थे इस स्टॉक की। इसके अलावा आप देखिए एक और स्टॉक मैनकाइंड फार्मा, यहाँ अच्छा मूव है। पिरामल फार्मा, इसमें अच्छे मूव्स हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इस पर शरद जी, लॉरस लैब्स पर क्या व्यू होगा? ये वन वे एकदम ग्रेविटी डिफाइंग मूव कब तक चलेगा ये? देखिए हम लोगों के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तो इतना मूवमेंट होना नहीं चाहिए था, लेकिन लगातार इम्प्रूवमेंट होती रही है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि एपीआई वाले स्पेस में रॉ मटेरियल का प्रेशर काफी ईज आउट हुआ है। रिसेंटली चाइना भी अंडर कटिंग कर रहा है, ऐसी न्यूज आ रही है। तो हमें लगता है रॉ मटेरियल साइड पे जो प्रेशर था, हो सकता है आने वाले समय में मार्जिन्स में और तगड़ा एक्सपेंशन मिले। बट अभी तक जो नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच दिखती है। ओके, लॉरस लैब 824 शानदार मूव यहाँ पे। आई मीन वर्टिकल राइज जैसे कहते हैं ना, मूव नहीं, वर्टिकल राइज पिछले 5-7 दिन में। खैर अब एक काम करते हैं, आज से कुछ ऑप्शन ट्रेड्स की तरफ रुख करते हैं। मानस के साथ पिक करेंगे पैरा ट्रेड हम, राजेश पालवे जी और अमित सेठ जी। धमाकेदार ऑप्शन। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए पिरामिड इंटरप्राइजेस का जो 1300 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 40 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ये पिरामल एंटरप्राइजेस, कल से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, कल मतलब फ्राइडे से। राजेश पालवी जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, ऑयल इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। ऑयल इंडिया का सेटअप हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम 455 460 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ऑयल इंडिया का 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 11 साढ़े 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अब फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 18 रुपीज और 21 रुपीज के टारगेट के लिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए का। ऑल इंडिया की 450 की स्ट्राइक 11:35 पे आपको पिक करनी है। उसके बाद अगला ट्रेड पिक करते हैं। अमित जी, आपका पिक क्या रहेगा ऑप्शंस में? जी अनुज जी, मैं इंडिगो का 6000 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। 6000 का कॉल ऑप्शन अभी 110 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपीज का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 170 के, 170 के। ओके चलिए, तो ट्रेड्स सारी की सारी पूरी हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ें, मतलब और टेस्ला, इसकी एंट्री हो रही है भारत में। कल अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करेगी कंपनी। इसके पहले शोरूम के बारे में बताने के लिए दीपाली मौजूद हैं। दीपाली गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और कल का दिन एक्साइटिंग होगा पूरे ही इंडियन ईवी लैंडस्केप के लिए। टेस्ला की तो आपने बात की ही, कल एक्सपीरियंस सेंटर नाम से मुंबई में BKC में ये लॉन्च होगा। मॉडल Y कंपनी यहाँ पर शोकेस कर सकती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि काफ़ी नेगोशिएशंस हुई इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ, थोड़े प्लान टेस्ला के डिले भी हुए, लेकिन फाइनली अब वो दिन आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ रॉयटर्स की, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक मुंबई के बाद दिल्ली में कंपनी नेक्स्ट शोरूम लेकर आएगी। लेकिन अगर हम कल के इवेंट की पर्टिकुलरली बात करें तो मॉडल Y कंपनी दिखाएगी। अगस्त से, लेट अगस्त से इनकी डिलीवरीज भी कंपनी शुरू कर सकती है। 55 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनफैक्ट जनवरी से लेकर जून तक, यानी जो 6 मंथ्स निकले हैं अभी, इंडिया में ऑलरेडी $1 मिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, चार्जर्स टेस्ला ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी है, मेनली फ्रॉम चाइना और US। और इसमें 5 टेस्ला के Y मॉडल रहे हैं लोअर रेंज के, और एक लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल भी रहा है, जिनकी ईच मॉडल की कॉस्ट $32,500 है, और जो लॉन्ग रेंज प्रोडक्ट है उसकी कीमत 42,500 है। इंपॉर्टेंट ये है कि US के मुकाबले कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी रहेगी, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से। 27-28 लाख का जो प्रोडक्ट बिकता है अमेरिका में, वो यहाँ पर 55 लाख तक का बिक सकता है। खास बात यह है कि टेस्ला के साथ साथ 2 और मल्टीनेशनल EV प्लेयर्स हैं जो अपने कल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। विनफास्ट अपने प्रोडक्ट्स कल इनकी ऑफिशियल बुकिंग शुरू कर रहा है। VF6 और VF7, इनकी अगर कीमत देखेंगे कितनी रह सकती है। इसके अलावा किया भी अपना क्लियरेंस EV कल लॉन्च कर रही है। तो काफ़ी कुछ कल इम्पॉर्टेंट रहेगा EV मार्केट के हिसाब से, इंडियन मार्केट्स के हिसाब से। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो टेस्ला के Y मॉडल की कीमत तो अराउंड 55 लाख एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन अगर हम किया के प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 19 से 20 लाख रह सकती है। विनफास्ट के जो 2 नए EV प्रोडक्ट्स कल जिनकी बुकिंग स्टार्ट होंगी, उसमें VF6 है जिसकी कीमत 25 लाख के आसपास हो सकती है, VF7 जिनकी कीमत 50 लाख के आसपास हो सकती है। ग्लोबल मल्टीनेशनल EV प्लेयर्स के लिए इंडियन मार्केट एक काफ़ी अट्रैक्टिव जोन बनता हुआ दिखा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले साल देखेंगे 2024 में और 2023 में जो EV पेनिट्रेशन था पैसेंजर सेगमेंट में, वो लगभग 2.2% था, और एक साल में 40% का जंप आया, जो कि 4.4% के लिए हो गया है। टेस्ला के लिए एक बात और बताना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ला ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली US में, चाइना में BYD से काफ़ी स्ट्रिक्ट कंपटीशन फेस कर रहा है। इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है। BYD यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर है जिसकी यूनिट्स ठीक ठाक बिकती हैं। 2024 में 2400 के आसपास की यूनिट्स ऑलरेडी BYD ने बेची होंगी। तो इंटरेस्टिंग लैंडस्केप चेंज हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स इन प्रोडक्ट्स को मिलता है। बिल्कुल, दिक्कत ये है कि बीरू प्राइस बहुत है, और जैसे दीपाली कह रही है, जो 27-28 लाख की गाड़ी US में मिल जाती है वो यहाँ पर 55 लाख देने पड़ेंगे। तो अपने से तो नहीं हो पाएगा, बट मतलब ये शायद गावस्कर से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, गावस्कर से हो जाएगा। मैं दीपाली से पूछ रहा था कि सामने गाय आ जाएगी तो गाय खुद हटेगी टेस्ला देख के, या हमें हटानी पड़ेगी? है खुद हटानी पड़ेगी, है ना? ऐसी बात नहीं है। तो फिर गावस्कर लेंगे 55 लाख? क्या करते हैं अनुज? बिल्कुल नहीं, मैं ये क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, गावस्कर से पूछ रहा था। हाँ, बिल्कुल नहीं। बी इंडियन, बाय इंडियन, नेशन फर्स्ट, इंडिया ऑलवेज। फिर वो दिक्कत पता क्या है, और US में वो जो सब ड्राइवरलेस कार वगैरह है ना, वो यहाँ पर आके उनके सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। वो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, वो वन वे, क्योंकि आप तो घुस जाएंगे वन वे में। अब आपको क्या पता वन वे में सामने से
अच्छा, यहाँ तो क्या होता है ना, जो स्पेशली बाइकर्स तो रॉन्ग साइड्स पे आना ना अपना अधिकार समझते हैं। मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे पूरा का पूरा ट्रैफिक लाइट, मतलब पूरा अगर पूरा जाम है तो बाइकर रॉन्ग साइड से आता है और वो एक्सपेक्ट करता है अगर आप गाड़ी में हैं तो कि भाई ये मुझे जाने दे यहाँ से, वो आपको गुस्से में देखेगा। मतलब ओके, चलिए हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या तंग कर रहा है मार्केट को आपके हिसाब से? पिछले कुछ दिनों में 10-12 दिन में जिस तरीके से मार्केट पहले कंसोलिडेट किया और अब जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है। आई थिंक अनुज, काफ़ी रिकवरी अच्छी हमने देखी थी मार्केट में, और अब थोड़ा मार्केट का ध्यान है कि नेक्स्ट ट्रिगर्स ढूंढे, और सबसे बड़ा ट्रिगर है जो अनुज अभी स्टार्ट हुआ है अर्निंग सीजन। कोई धमाकेदार स्टार्ट नहीं हुई है, तो आई थिंक थोड़ा एक डिफेंसिवनेस है मार्केट में। मुझे नहीं लगता कि कैश मार्केट से बाहर जा रहा है या इन्वेस्टर्स मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग का मूड है या कुछ है। थोड़ा वेट एंड वॉच का मूड है कि देखा जाए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली लार्ज कंपनी से, ग्रोथ कंपनी से, क्या गाइडेंस है, क्या कमेंट्री बन रही है, तो बेट्स ले जाएं। तो मुझे लगता है कि एक और 2 हफ्ते इसी तरह एक नैरो जोन में कंसोलिडेट होते हुए निकल जाएं तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और दूसरा, उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मार्केट में जो रिवॉर्ड करे उन कंपनीज को जो आउट परफॉर्म करे रिजल्ट्स में। अभय जी, हालिया ब्रेकडाउन, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हालिया ब्रेकडाउन में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है आईटी में, और ये उस वक्त ज़्यादा खलता है जब यूएस में नैस्डैक काफ़ी अच्छा कर रहा हो। हालांकि वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज थे, इन्वीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था उस प्राइस परफॉर्मेंस में नैस्डैक की। लेकिन आईटी के इस टीसीएस के नंबर्स को आपने कैसे रीड किया? इसको आप पूरे सेक्टर का एक मतलब धीमा मान के चलेंगे या फिर ये स्टॉक स्पेसिफिक था ओनली? आपका आईटी पे टेक इस वक्त? देखिए, मेरा आईटी पे टेक वीरेंद्र में काफ़ी 2 साल से लिटरली हमारा वही है। और पिछले बार भी आपके चैनल पे ही जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने बोला था कि आईटी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ लेने का मन है, क्योंकि कमेंट्री अक्रॉस द सेक्टर वीक है हमारी कंपनीज की। और वीरेंद्र, इसमें जो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इनको हम नैस्डैक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इनोवेटर्स नहीं है। नए प्रोडक्ट्स, नए डिज़ाइंस ये नहीं ढूंढते हैं, ये यूज़र्स हैं उनके, और उसके यूज़ करके ये अपने जो कस्टमर्स हैं, लार्ज ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पूरा मार्केट है ये स्ट्रक्चरली चैलेंज्ड है। ये जो बिजनेस है जहाँ पे लेबर इंटेंसिव बिजनेस में इनको कहूँगा, जो माइग्रेट नहीं हो पाया है अभी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पे, तो थोड़ी बहुत हल्की कोशिशें हुई हैं, पर वो पूरी कोशिश अभी तब्दील नहीं हुई है उसमें। और ये चैलेंज सिर्फ इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज का ही नहीं है, ये एक्सेंचर, कैपजेमिनाई, आईबीएम जैसी ग्लोबल कंपनीज का भी है कि ग्रोथ के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो टीसीएस का नंबर है वीरेंद्र, ये मैं कहूँगा ये फिर भी अच्छा है जो अब हम बाकी आईटी सर्विसेज कंपनीज में देखेंगे, क्योंकि टीसीएस फिर भी एक लीडर है, एक कॉस्ट लीडर है, एक प्राइस लीडर है। तो बाकी कंपनी से और इस सेक्टर से रिजल्ट्स में मेरी पूरी उम्मीद है कि ये ना उम्मीद करेंगे, और जैसा करते आ रहे हैं। तो एक वैल्यू ट्रैप है ये पूरा सेक्टर मेरे हिसाब से वीरेंद्र, और इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मॉडल कन्वर्ट हो टेक्नोलॉजी में, मार्जिन्स बढ़े, सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस बढ़े, तब इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है पूरे आईटी सर्विसेज सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद ना हो इस समय पर। एक स्पेस जहाँ क्लियरली मार्केट अब कुछ मोमेंटम सेंस कर रहा है वो है फार्मा। आप देखिए ग्लेनमार्क की इतनी मैसिव डील हुई, उसके बाद आज भी देखें अगर हम तो इतने सारे फार्मा स्टॉक्स इतने शानदार मूव्स दिखा रहे हैं। अभी ग्रैन्यूल्स में अच्छा मूव आ रहा है, लॉरस लैब्स, पिरामल फार्मा, इन सब में एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आईपीओ भी आ रहा है इस स्पेस में। यहाँ क्या भी होगा आपका? ये बहुत पॉजिटिव है अनुज, और पिछले अगेन बात होती रही हमारा बड़ा होल्डिंग है फार्मा में एज अ सेक्टोरल एलोकेशन पिछले 2-3 साल से। और वो इसलिए कि जो भी
मेहनत करी इंडियन फार्मा कंपनीज ने अक्रॉस द बोर्ड, जो इनोवेटर्स हैं, सीडीएमओ कंपनीज हैं, जेनरिक कंपनीज हैं, सब ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कंप्लायंस में, यूएस एफडीए के कंप्लायंस में, इम्प्रूविंग जीएमपीए जिसको हम कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। तो एक जो पूरा अपग्रेड हुआ सिस्टम का फार्मा का पिछले 6 साल की मेहनत के बाद अब उसको रिवॉर्ड कर रहा है मार्केट। और मुझे लगता है कि फार्मा के जो रिजल्ट्स हैं और जो कमेंट्री भी है वो सरप्राइज करेगी एनालिस्ट को भी अपसाइड पे, और हम देखेंगे अपग्रेड्स आफ्टर रिजल्ट्स। तो अक्रॉस द बोर्ड मेरा पर्सनल व्यू फार्मा पे बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक इंडिया में ये एमर्ज करेगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट जो ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें एक इनोवेशन है, ये सिर्फ एक लेबर इंटेंसिव बिजनेस नहीं है जो बन रहा है। जो सारी कंपनीज के आपने नाम लिए अनुज, और भी उनके जैसी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। और एक तरह से जो चाइना +1 है वो भी स्लोली और स्टेडली इन्होंने अपने फेवर में यूज किया है। तो इस सब का रिवॉर्ड डेफिनेटली मार्केट देगा इन्हें अनुज। ओके अच्छा अभय जी, एक टर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब उसका न जाने कारण क्या है पीएसयू बैंक्स के साथ अभी भी कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, अभी भी इन कंपैरिजन टू लास्ट 5 दिन में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक की तुलना में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वीकेंड सारे के सारे नंबर्स ड्यू हैं बड़े बैंकों के। क्या कारण है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ का? क्या ये क्योंकि एफआई सेलिंग के बहुत बड़े टारगेट नहीं होते, ये एक कारण है? आपको अगर चुनाव करना हो इस वक्त बैंकों में तो किस तरफ झुकाव है आपका? कि देखिए वीरेंद्र, मैं बैंकिंग सेक्टर को 3 सेगमेंट्स में बांटता हूँ। एक है लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर दूसरी तरफ हैं मीडियम एंड स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और तीसरे हैं पीएसयू बैंक्स। और पीएसयू बैंक्स की एक स्ट्रेंथ का हमेशा ये एक कारण ये है कि उनकी जो ब्रांच प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसकी वजह से वो एक ऐसे सेगमेंट्स ऑफ बोरोवर्स को और डिपॉजिटर्स को केटर कर पाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो अभी भी इतनी बड़ी ब्रांच प्रेजेंस नहीं बनाना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, प्रॉफिट पे फोकस ज़्यादा है, वो उसको मीट नहीं कर पाते हैं। तो एक बड़ा सॉलिड एडवांटेज है लार्ज पीएसयू बैंक्स पे। और दूसरा, जो गवर्नमेंट का क्लियर डायरेक्शन है कंसोलिडेशन की तरफ, कि जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये कैनरा बैंक, ये बड़े होते जाएं और छोटे वाले बैंक्स इनको मर्ज करते जाएं। तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि जो एक वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जो ड्रिवन है डिविडेंड के और रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के, वो पीएसयू बैंक्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे और रहना भी चाहिए। आई थिंक अच्छा सेगमेंट है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। हमारा फोकस जो है वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज प्राइवेट बैंक्स, एसएफबी, स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो अब अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सल बैंक्स बनने के लिए। और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी है जो अभी हमने ऐड करी है। वो इसलिए वीरेंद्र, क्योंकि मुझे लगता है ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा पिटा था क्रेडिट साइकिल डाउनटर्न में पिछले 12 महीनों में, और अब रिकवरी भी इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट आएगी, और वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं एक टाइम बुक वैल्यू पे। तो मुझे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रेरी बेट है, पर ये आउट परफॉर्म करेंगे रेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर को। ओके। अच्छा, ये इन पर बात हुई क्या हमारी कैपिटल मार्केट से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन पर हमने जब लास्ट टाइम बात की थी उसके बाद से आपके बीच में बहुत, जिसे कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। तो अब सेबी के स्टेप्स के बाद, टर्नओवर नीचे गिरने के बाद, अब क्या व्यू रहेगा इन पर? और एक मार्केट ने क्लियरली एक व्यू लिया है, जैसे HDFC AMC है, वो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, BSE, Angel One, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन आज इनमें भी अच्छी रिकवरी है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? आई थिंक ये कंपनीज के प्राइसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, BSE, Angel One, MCX, पर ये रिलेटिव बेसिस पे अनु जी अभी भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, तो प्राइस वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें न्यूज़ ड्रिवन। जब जेन स्ट्रीट के ऊपर बैन लगा तो एक सेल ऑफ हमने देखा, क्योंकि ब्रोकरेजेस जो हैं, नुवामा जैसे ब्रोकरेजेस हैं, प्लस एक्सचेंजेस हैं, उनका काफ़ी वॉल्यूम ड्राइव होता है जेन स्ट्रीट जैसे लार्ज स्पेकुलेटिव आर्बिट्राज फंड से। तो पर जब आज जेन स्ट्रीट का अनाउंसमेंट आया कि वो
अपना डिपॉजिट जो भी पेनल्टी है वो डिपॉजिट कर देंगे और वो वापस बिजनेस करना चाहते हैं तो एक वापस रिकवरी देखी। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का शिकार रहेंगे जब तक ये लार्ज कैप नहीं बनते हैं। पर मुझे अभी भी लगता है कि ये जो स्पेस है ब्रोकरेज का और एक्सचेंजेस का, ये ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। कम वोलेटाइल इसमें रहेगा सीडीएसएल, कैम्स, के फिनटेक जैसी कंपनीज जो उनको ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो केटर करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, तो उनका बिजनेस मॉडल ज़्यादा स्टेडी रहेगा। ये जो है ब्रोकरेजेस और एक्सचेंजेस, इनका प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, पर डेफिनेटली अगर 3 से 5 साल का इन्वेस्टर्स का एपिटाइट है तो दे कैन इजीली एक्सपेक्ट 20-25% एनुअल रिटर्न इन सब इस स्पेस से। अच्छा भाई, ये पिछले 5 दिन मतलब स्पेशली इस अर्निंग सीजन, इस क्वार्टरली अपडेट्स के क्रम में एक सेक्टर ने और अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस दी है और वो है एफएमसीजी और कंपनियों की टिप्पणियां रिगार्डिंग वॉल्यूम्स, रिगार्डिंग आई थिंक आने वाले वक्त पे सूरत हाल क्या रहेगा, और प्राइस एक्शन भी ठीक ठाक रहा है बाजार का। और ये वो तबका है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया अब तक। 22,000 से लेकर 25,600 का इंडेक्स हो गया, लेकिन रत्ती भर पार्टिसिपेशन नहीं है। आप लोगों ने एफएमसीजी में कुछ एडिशन किया इन नंबर्स के बाद? देखिए वीरेंद्र, ये हम ट्रेडिशनल एफएमसीजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ग्रोथ प्रेशर रहेगा, मार्जिन प्रेशर रहेगा। पर इसको दूसरी तरह से प्ले करने का इन्वेस्टर्स का मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उन कंपनीज को देखें जो कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेसेस हैं, और वो बिजनेस जो है वो फास्टर ग्रो कर रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड हो सकती है, पर सबका ग्रोथ 30-40% का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये जो कंपनीज हैं, ये एफएमसीजी, ये रीजन है एक कि एफएमसीजी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोडक्ट डिस्काउंटिंग कर पा रहे हैं और कंज्यूमर को सेम प्राइस पे बेटर वैल्यू दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज हैं वो एक बहुत बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी। और मैकेंजी की अभी एक रिपोर्ट भी आई थी हाल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में अगले 5 साल में ई कॉमर्स जो है वो एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है। तो गिनी चुनी लिस्टेड कंपनीज हैं इसमें, पर जो भी हैं और जिनके आईपीओ भी अभी आएंगे, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को उसमें शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रिटर्न बनाने की, कंपेयर टू ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी जो अभी भी पुराने फिजिकल मॉडल को ही पुश कर रही हैं और ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ओके अभय जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ें और कल की ट्रेड की बात करते हैं। पहले डीलिंग रूम चेक लेते हैं, फिर बीटीएससी ट्रेड्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक्स जो फोकस में हैं उनमें सबसे पहले एक्सिस बैंक, लेटर इन द वीक रिजल्ट्स भी हैं और उसके पहले काउंटर में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ बिकवाली कर रहे हैं और शायद 1155 तक के लोअर लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यानी 2 से 3% डाउनसाइड के लिए डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट पैक आज शानदार तरीके से रैली कर रहा है। इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट्स ये काउंटर है जहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट जो काउंटर पे रख रहे हैं वो 1750, उसके बाद डीलर्स को लगता है 1760 तक के भी लेवल्स यहाँ पॉसिबल है। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं, क्या अवॉइड करिए या फिर शॉर्ट साइड पे क्या प्लेस किया हुआ है, इसका विवरण देने के लिए अनुज अब आते हैं स्ट्रेटजीज पे और कल के लिए व्यूज़ पे। इंडिसेस रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। 25,080 निफ्टी सिक्योर करके ले जा रहे हैं हम 25,000 को मोर और लेस। तो इस क्लोजिंग को कैसे देख रहे हैं और कल के लिए व्यू क्या होगा दोनों ही इंडस्ट्रीज पर? अनुज बिल्कुल, देखिए विरूप, ऐसा है कि निफ्टी जो है वो एक नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। 25,050 को बचा लिया हमने, इंट्राडे में तोड़ा लेकिन क्लोजिंग पे बचा लिया उसको। न्यूट्रल रही है, वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठेंगे आप और कोई मार्केट आपको कहेगा कि यार आपने तो ट्रेड मिस कर दिया। ट्रेड देगी भी मार्केट तो आपको इंट्राडे में बहुत शानदार ट्रेड दे रही है, जैसे आज भी दिया मार्केट ने। अगर डाउन ट्रेड भी लेना है तो मार्केट खुलने पे लें। वैसे भी ध्यान रखिए कल मंगलवार है, मंगलवार को वैसे ही सेंसेक्स एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी। इन 2 दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहता है, काफ़ी बड़े मूव आते हैं मार्केट में। और ये मार्केट जिसका ना डाउन है लेकिन आउट नहीं है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि एकदम मार्केट
कोलैप्स कर रहा है, इसको हम कोलैप्सिंग मार्केट, ब्रेकडाउन वाली मार्केट नहीं कहेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। देखिए आप आज भी कितने F&O स्टॉक्स हैं वीरू, 5 से 8% की गेंस के साथ घर जा रहे हैं। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा कंप्लीटली कोलैप्स कर रहा है। वोडाफोन, पिरामल, मैनकाइंड, लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, BSC, पिरामल फार्मा, बॉश, ऑयल इंडिया, KEI, बतेरे स्टॉक हैं जो 3.5, 4, 5, 6, 7% ऊपर हैं। और अगर नीचे गिरने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो 1.5-2% गिरने वाले स्टॉक्स हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी हैं एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक, तो उन पर फोकस कर सकते हैं आप चाहें तो। चलिए एक काम करते हैं वीरू, फिर BTSC ट्रेड्स लेते हैं, शायद वहाँ से कुछ अच्छी ट्रेड्स मिले। कविता जी क्या कैरी करें कल के लिए? तो अनुज जी प्रेस्टीज शेयर किया था, वो आप लेकर जा सकते हैं। एल्स मुझे लगता है लोधा में भी अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 1420 के लेवल पर क्लोजिंग देते हुए है। ऊपर में मुझे लगता है 1445, 1460 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। सो लोधा को आप कैरी कर सकते हैं 1405 के स्टॉप लॉस के साथ। लोधा को कैरी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पे क्लोज होता है ऑलमोस्ट ये स्टॉक। राजेश पालवे जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? तो वीरेंद्र जी यहाँ पे हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ पे BTSC ट्रेड बनाया जा सकता है। ये स्टॉक का अगर हम देखें थ्रू आउट द डे, स्टॉक में थ्रू आउट द डे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है स्टॉक में, और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही स्टॉक अब क्लोज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाए हैं और अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। इंडसइंड बैंक फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे 895, 900 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 858 के आसपास। ओके, इंडसइंड बैंक, ये इस समय आप एक ट्रेड ले सकते हैं, ये राजेश पालवे जी की तरफ से। गाबा सर आप क्या कैरी करने को कहेंगे कल के लिए? लॉन्ग साइड, और स्टॉक का नाम होगा ब्लू स्टार। मेरे ख्याल से ट्रेड करा 1826 के आसपास, स्टॉप होगा 1806 का, 20 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1850 टू 1870, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए ब्लू स्टार। ओके, ये कॉल कार्यक्रम की शुरुआत में थी, एक बाय कॉल भी थी। अमित जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी वीरेंद्र जी, अशोक लेलैंड के साथ जाऊंगा। 20 डमा टेस्ट करने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। काफी स्ट्रेंथ है आज की कैंडल में और वॉल्यूम्स भी रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो BTST के हिसाब से इसे लीजिए 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 260 के। ओके, मानस जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? देखिए कल के लिए टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है, तो आई थिंक यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। तो टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 3374 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 3465 की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, टोरेंट फार्मा। राजेश सतपुते जी आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? राजेश जी आप म्यूट पे हैं प्लीज। सॉरी वीरेंद्र जी, देखिए मैं कोटक बैंक लेके जाऊंगा। कोटक बैंक का इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। 10 DMA के ऊपर यह सस्टेन हो रहा है, 2200 पे पुट राइटर खड़ा है, 2210 पे चल रहा है। तो जब तक ये 2200 इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ये बनी रहेगी। सो कोटक लेके जाएंगे, 2180 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन 2240 से 2250। वो म्यूट बटन का बटन जो है वो राजेश जी के पास फॉर्मली आ चुका है, अब वो है ना, अब अगला किसको पास होगा ये देखेंगे। लेकिन अभी तो वो बटन जो है वो राजेश जी के पास है। चलिए कोई नहीं, खैर ये सब चीज़ें, हाँ नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई मतलब हंसी मजाक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टॉक्स की बात हो रही थी, एक बार आज सिंजीन का स्टॉक लेकर आइए जरा। सिंजीन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आज सुबह जो हम मैनेजमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वो IPO की जो बड़ा IPO आने वाला है उसका जो सबसे डिस्टिंक्ट क्लोज अगर कोई एक कॉम्पिटिटर है तो वो सिंजीन है। मतलब साइज़ में तो खैर सिंजीन बड़ा है उनसे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन तो ये शायद आज इस वजह से इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन आया हो। इस पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या सिंजीन पर, राजेश पालवे जी? चार्ट वाइज कोई एक्शन यहाँ पर, बहुत दिनों बाद ऐसा एक्शन यहाँ पर? तो बिल्कुल अनुज जी, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर बैंड पे हमने देखा कि एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक स्टॉक ने एक लोअर बैंड पे ही बिताए हैं। अब यहाँ पे आज जो मूव बन रहा है, ऑलमोस्ट ये पिछले 3-4 दिन के जो एक डाउन मूव था उसको रिवर्स करते हुए देखने को मिला और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे।
हमें लगता है यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। एज ए फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है। सिंजिन में एक अच्छी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाउंस के यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख सकते हैं। अपसाइड में हमें लग रहा है 655 660 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखना होगा, करीब 636 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 660 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है सिंजिन फ्यूचर में। सिंजिन एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। सिंजिन आपके स्कीम पे डे हाई पर, और कुछ स्क्रिप्ट जो अच्छा कर रही हैं फार्मा से वो हैं टोरेंट को लेके आइए। ये भी एक सेकेंड, टोरेंट के कुछ ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पे रोटेट कर रहे थे और ये प्रकाश सर की कॉल भी थी और डे हाई पे 3407 पे आके क्लोज होता हुआ। शानदार फार्मा का प्राइस परफॉर्मेंस। और टोरेंट ऑलमोस्ट याद रखिएगा ये 16 अक्टूबर 2024 से चली आ रही पूरी वो जो स्लोपिंग चैनल होती है ना, उसको स्ट्राइक करता हुआ, उसको क्रॉस करता हुआ बहुत अच्छा एक टेक्निकल यहाँ पर प्लेसमेंट नज़र आ रहा है टोरेंट फार्मा में। मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ आज की ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। देखिए निफ्टी गिरा भी, गिर के संभला भी, 25,000 को अपने साथ सिक्योर करके ले जा रहा है। तो आइए देखते हैं। और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो मोर और लेस 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका इम्पैक्ट, उसको सम्मान दे के जा रहा है। बावजूद इसके कि पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस कोलैप्स हुआ था। 105 लॉन्ग्स फेवर में गया, ये लॉन्ग्स के बुल्स के 47 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 65 और 11 लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी बाजार प्लेसमेंट का पूरा ख्याल रख रहा है, कहाँ खुल रहा है, कहाँ रुक रहा है, इसका आपको कहीं ना कहीं जहन में ध्यान रखना पड़ेगा। और पिरामिड एंटरप्राइज, मैनकाइंड, लॉरस, ग्रेनुअल्स, बॉश, कंप्लीटली अगर आप देखें एक फार्मा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी लॉन्ग साइड पे, दबदबा था। शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया में बहुत दिनों बाद एक बड़ा मूव, आइडिया 8% ऊपर और गजब के वॉल्यूम्स थे यहाँ पे आज। बीएससी में शॉर्ट कवरिंग स्विंग, आई मीन फर्स्ट थिक से आज यहाँ पे मूव स्ट्रॉन्ग था। बैकफुट पे एसबीआई कार्ड्स, जियो फाइनेंशियल्स, मस्गांव, डॉकटेक महिंद्रा, एबीबी। आज डिफेंस भी कोलैप्स हुआ, कैपिटल गुड्स थोड़ा बहुत कोलैप्स हुआ और मिड कैप ये आईटी में एक मूव था। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए उसमें सबसे ऊपर था ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक आज बैकफुट पे था, इसने एक छोटा शॉर्ट टर्म एवरेज तोड़ा। बाकी सोलार इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ट्रेंट और महानगर गैस ये भी आज बैकफुट पे आए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक था। लेकिन 20 डेमा पे आके मानस ऐसा कोई बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेकडाउन तो नहीं है ना, ये 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है और कल अगर थोड़ा सा स्टेबल हो तो फिर अपनी स्ट्रेंथ वाले जोन में जाएगा क्या ये? बिल्कुल। देखिए जगह तो सही है जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन रिवर्सल के लिए अब कम से कम 820 रुपए के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 820 के ऊपर निकलेगा अब तभी खरीदारी करेंगे। ओके, चलिए आप एक काम करते हैं, एक बार बैन अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आरबीएल बैंक, शायद, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर ही है, 82% पोजीशंस पर है ये स्टॉक, शायद बैन से बाहर है, इस पर नज़र रहेगी। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक रेडार पर रखें आप। कहाँ बंद हो रहे हैं हम? 60 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं निफ्टी पर, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में आया और अगर आप देखेंगे निफ्टी लो से करीब 87 पॉइंट रिकवर होकर बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी भी लो से करीब 250 पॉइंट ऊपर। आज बजाज फाइनेंस में एक नेगेटिव मूव है थोड़ा सा। बजाज फाइनेंस ये, इसमें ट्रेंड रिवर्सल माना जाए क्या कविता जी बजाज फाइनेंस में? तो अनुज जी, बजाज फाइनेंस अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कंसोलिडेशन अंटिल 940 910 के लेवल को होल्ड किए हुए है। तब तक अपनी पोजीशन में जो लोग हैं वो बने रह सकते हैं, बट 910 के नीचे अगर ये फिसलता है तो फर्दर ये 900 895 के लेवल की तरफ जा सकता है। ओके, बजाज फाइनेंस ये कोलैप्स हुआ और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। एटर्नल एक बहुत अच्छी स्टोरी रही आज की, 3% ऊपर 271.45 पे। और एक और चीज़ जो कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए सुकूनदायक है, दैट्स HDFC बैंक लोअर शेडो, यानी प्राइस जहां खुला और आज के इंट्राडे लो का डिफरेंस बहुत बड़ा है। 71 का लो 83 पे क्लोज, इतना बड़ा भी नहीं है बट बड़ा है। कैंडल देखें, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है क्लोजिंग, क्योंकि निफ्टी बैंक भी जाते जाते 20 डेमा को रीगेन कर रहा है और 1983 पर ये एग्जैक्टली इसका 20 डेमा आता है 1982 पे, यानी
वो जिस FI सेलिंग को लेके हम बहुत भयभीत से रहे हैं आजकल, एटलीस्ट उसने आज इसको टारगेट नहीं किया, तो ये ठीक ठाक जा रहा है। और कुछ काउंटर्स जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में कोलैप्स हो रहे हैं, ये क्लोज हो रहे हैं। CSC बहुत मजबूत, केबल और वायर सेगमेंट में उस रिपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और ये अच्छा क्लोज देता हुआ। और PEL ये अच्छा क्लोज दे रहा है। ये सुबह सुबह चंदन की कॉल थी, और जनाब वॉल्यूम्स के साथ क्या स्ट्राइक किया इसने। PEL आज का ऑलमोस्ट सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में डोमिनेट करने वाला स्टॉक था। और एक दो काउंटर सकता हूँ, फोर्टिस हेल्थ केयर, प्रकाश सर की कॉल भी थी, ये भी अपने सारे एवरेजेस को रीगेन करके, और एक स्टॉक और लेके आइएगा प्लीज़। और अनुज नायका, ये ऑलमोस्ट इस दौर की एक बार फिर से फ्रेश ट्रेजेक्टरी में क्लोज होता हुआ। क्या मूव रहा है ना इसका 198 पे था जब उस दिन हमने डिस्कस किया था इसको बिग स्टॉक्स में, और उसके बाद अगले दिन स्पॉटलाइट में गिरू, और लॉजिक के साथ आपको समझाया भी था कि क्यों ये स्टॉक जो है आपको एक अच्छे मूव्स दे सकता है। खैर कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, इस तरीके के मूव्स पकड़ में आ जाते हैं हाथ में, लेकिन हाँ यहाँ अच्छा मूव आया। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव रहा ग्लेनमार्क में, अगर आप देखें, वरना नॉर्मली 14% की रैली के बाद, फ्राइडे को हमने इसको लिया था बिग स्टॉक्स में, आपको याद होगा, और उससे पहले मंडे को भी लिया था। 14% की रैली के बाद, बैन में आने के बाद, उसके बाद आज स्टॉक फिर 2% चला, और वॉल्यूम देखिए आज यहाँ पर 35 लाख शेयर्स के करीब के वॉल्यूम यहाँ पर। फिनोमिनल मूव इस समय यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। आज सुबह में एक स्टॉक ऑलमोस्ट लेने वाला था, मैंने लिया नहीं बिग स्टॉक्स में, ऑयल इंडिया। आई थिंक ब्रेंट जिस तरीके से अब 71 के ऊपर आया ना, सुबह तो हम 70 पर थे, आज हम 71 पर आए हैं बिरू। वो ऑयल इंडिया पे यहाँ थोड़ा सा मुझे ट्रैक्शन दिख रहा है। और एक सुबह हमने NHPC डिस्कस किया था, आई थिंक NHPC में भी आज इंट्राडे में अच्छा मूव रहा, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया अपने हाईएस्ट लेवल्स को, लेकिन फिर भी अच्छे मूव्स इंट्राडे में रहे। तो बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मिल रहे हैं मूव्स, मिल रहे हैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक, थोड़ा सा उस लेवल के नहीं मिल रहे जितना जून की सीरीज में मिल रहे थे। जी वाकई इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, ये NHPC का जिक्र किया, अनुज ने नायका का जिक्र मैंने किया था। मैं एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे प्रायर टू अर्निंग्स जो स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं, अभी दीपावली से हमने, अगर आप देखें, कुछ इंश्योरेंस स्पेस के नंबर्स का प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी कि कैसे नंबर रहेंगे, अनुमान जाना था। लुक एट HDFC लाइफ, ये भी आज एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। ये स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना वो बात दूसरी है, बट ये स्पेस स्ट्रॉन्ग है। और मेरे ख्याल से बीती 3-4 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और अगर अर्निंग्स थोड़ा सपोर्ट कर दें तो शायद वाकई ये एक और स्ट्रॉन्ग स्पेस आई थिंक इस कमज़ोर बाजार में हमको नजर आएगा, बशर्ते अर्निंग्स सपोर्ट करें। चलिए अब इस काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं अनुज के पास बड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, और चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मार्केट की क्लोज को समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये आज जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं, मार्केट इंट्राडे में से काफ़ी ख़राब था। निफ्टी तो एक समय के लिए 25,000 भी तोड़ने को तैयार था, लेकिन वहाँ से रिकवरी करके और 25,050 के ऊपर ही बंद हुए हैं करीब करीब, फिर भी 60 पॉइंट रेड में बंद हो रहा है निफ्टी। आज की दिक्कत थी फिर से निफ्टी IT, करीब करीब 1% निफ्टी IT नीचे था। TCS के नंबर्स के बाद से ये दिक्कत रही है। निफ्टी बैंक भले ही फ्लैट दिख रहा हो, लेकिन देखिए इसने कोशिश पूरी की मार्केट को संभालने की। निफ्टी बैंक ग्रीन में रहा, लेकिन आज की स्टार पॉकेट ये दोनों थी। मिड कैप करीब करीब 3/4% ऊपर था, और स्मॉल कैप का मूव देखिए आप, 1% ऊपर। स्मॉल कैप 1% ऊपर था, ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मूव था मार्केट के लिए। एडवांस डिक्लाइन 1327 बढ़ने वाले शेयर और 1387 गिरने वाले शेयर, तो मतलब एडवांस डिक्लाइन भी करीब करीब 1:1 का ही था, तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। आइए अब जरा एक बार सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा अच्छी तेज़ी में जो इंडेक्स रहे, 2 इंडेक्स थे, एक था आपका रियल एस्टेट और एक था आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट दोनों में 1.3% के करीब के गेंस रहे। इसके अलावा PSU बैंक्स में अच्छा मोमेंटम था 0.7% का। ये क्या हो गया? नहीं, वापस करिए, इसमें स्टॉक्स आ गए, इसको रिफ्रेश करिए, वापस सेक्टोरल पे आइए एक बार जरा। मैं एक तो सेक्टर्स और पढ़ना चाह रहा था, उसके बाद निफ्टी के हिट में पर आएंगे हम। है क्या सेक्टोरल? एक बार कोई नहीं, चलिए हैंग हो गया वो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। निफ्टी करीब करीब 60-65 पॉइंट नीचे था। सबसे ज़्यादा ड्रैग किसने डाला? इन्फोसिस ने, करीब करीब 1.5% नीचे था। इकलौता नहीं था ये, इसके साथ विप्रो था, टेक महिंद्रा था, उसके अलावा TCS, HCL टेक। तो IT एज स्पेस डाउन था। फिर कुछ प्रेशर डाला एशियन पेंट्स, जियो फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन ने काफ़ी इंपैक्ट डाला। रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला एक्चुअली आज मार्केट के ऊपर। रिलायंस का वेट काफ़ी है, इस वजह से रिलायंस का एक मूव आया।
टाटा कंज्यूमर, BEL, नेस्ले, NTPC, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज थोड़ा सा आपको नेगेटिव मूव देखने को मिला। भारतीय में अच्छा रिवर्सल था, सुबह तो काफ़ी नीचे था स्टॉक, लेकिन फिर ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन टॉप गेंदर आज का था इटर्नल, सुबह सुबह वीरू ने स्पॉट किया था इसको, 3% ऊपर। टाइटन ये करीब 1.25% ऊपर था। HDFC लाइफ नंबर से पहले अच्छे मूव्स, इंडसइंड बैंक में आज अच्छे मूव्स थे। ONGC, SBI लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, ITC, हीरो, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज थोड़े से अच्छे मूव्स आए। लेकिन ठीक है वीरू, मतलब क्लोज खराब थी, लेकिन डिजास्टर्स नहीं थी बेसिकली। हाँ, एक बात है, वो डिप भी नियंत्रण में रहा है और 25,000 एटलीस्ट स्क्रीन पे सिक्योर है। और मोस्ट स्पेशली जो चीज़ सुबह डिस्कस हो रही थी, निफ्टी बैंक, उसने अभी भी अपने की एवरेजेस को सेकेंड कंसेक्यूटिव डे होल्ड किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सारे समीकरण, फैक्ट्स, फिगर्स, स्ट्रेटजीज, स्टॉक्स इन न्यूज़, मार्केट की अप्रोच लेके करिए। पैनल फिर मौजूद होगा आपके साथ सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल, और उसके बाद पुनः फिर तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।